हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्माकोलॉजी विद आरुषि। और आज हम डिस्कस करेंगे मेंटल इलनेस को क्योर करने वाले ड्रग्स। ये भी सीएनएस फार्माकोलॉजी का ही पार्ट है। 4 हमारी कैटेगरीज है जो हमें पढ़नी है: एंटी साइकोटिक, एंटी मेनिक, एंटी एग्जाइटी और एंटी डिप्रेसेंट। और उनमें से हम आज 2 कंप्लीट करेंगे, एंटी साइकोटिक और एंटी मेनिक। तो क्या होता है कि साइकोसिस, शिज़ोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, न्यूरोसिस, पहले ये 4 टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। तो साइकोसिस क्या होता है कि जो हमारा पेशेंट है उसको ना अपनी इलनेस की अवेयरनेस नहीं है, उसको एक इंसाइट का एब्सेंस है और वो ट्रीटमेंट के लिए भी रिफ्यूज़ करता है। मेनली इसमें शिज़ोफ्रेनिया होता है और बाकी और भी मूड डिसऑर्डर्स जैसे मेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर। मेनिया क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगी। तो क्या होता है कि साइकोसिस वाले पेशेंट में कि ये सीरियस कंडीशन होती है, डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट, बिहेवियर, कैपेसिटी टू रिकग्नाइज रियलिटी एंड ऑफ परसेप्शन। तो ये वाला जो पेशेंट होता है इसकी थॉट प्रोसेस बहुत ऑल्टर्ड होती है, इसका बिहेवियर एकदम अलग होता है, जो रियलिटी होती है वो समझ नहीं पाता, उसको इंसाइट नहीं है, उसको अवेयरनेस नहीं है। तो डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं। एंड उसका एक ही पार्ट है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया स्प्लिट माइंड भी कहलाता है और उसके सेम फीचर्स जैसे साइकोसिस के, ये उसी का पार्ट है। देन मेनिया क्या होता है? इलेशन, मतलब हाइपर एक्साइटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, इरिटेटेबल मूड, रेड्यूस स्लीप, अनकंट्रोल्ड थॉट एंड स्पीच, एकदम जैसे रेकलेस वायलेंट बिहेवियर होता है ना, मतलब कुछ ज़्यादा ही खुश है, कुछ ज़्यादा ही वायलेंट है, मतलब एकदम चढ़ा हुआ है, एनर्जी एकदम पीक पर है। और डिप्रेशन उसका एकदम उल्टा होता है, मतलब सैडनेस, मेलनकोलिया, इसमें एकदम मतलब मरी मरी सी फीलिंग आती है कि क्या कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी में यार, एकदम बेकार वाली, और वर्थलेसनेस वाली फीलिंग, और सोशल विड्रॉल वाली फीलिंग, एकदम जैसे कोई गिल्टी, फिजिकल मेंटल स्लोइंग, कोई प्लेजर नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये वो डिप्रेशन कहलाता है। न्यूरोसिस में क्या है? न्यूरोसिस लेस सीरियस है और इसमें इंसाइट प्रेजेंट होता है। तो न्यूरोसिस में लेकिन फिर भी कुछ कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती है, जैसे एंजाइटी है, फोबिक स्टेट्स है कि इससे फोबिया है, ये है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, कुछ रिएक्टिव डिप्रेशन, ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रखी है कि शिज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन अगर हम डिस्कस करें तो शिज़ोफ्रेनिया, मेनिया में मेनली डोपामिनर्जिक ओवर एक्टिविटी इन द लिम्बिक सिस्टम, ये हमारा इसका कॉज है कि हमारे लिम्बिक सिस्टम में जो डोपामिनर्जिक है, जो डोपामिन है, उसकी ओवर एक्टिविटी हो रखी है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है कि जो मोनोएमिनर्जिक, मतलब नॉर एड्रेनालिन और सेरोटोनिन है, 5-HT मतलब सेरोटोनिन, उसकी डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है। तो ये हमारी मेन अंडरलाइंग कॉज है। अब जो इनका उल्टा काम कर सकते हैं वही इनको ट्रीट करेंगे, जो मतलब डोपामिन को कम कर दे तो वो हमारा शिज़ोफ्रेनिया में काम करेगा, और जो हमारा नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन बढ़ा दे वो हमारे डिप्रेशन में काम करेगा। तो हमें फ़िलहाल सिर्फ एंटी साइकोटिक और एंटी मेनिक ड्रग्स पढ़नी है, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एग्जाइटी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एंटी साइकोटिक क्या होता है कि न्यूरोलेप्टिक, एटरैक्टिक, मेजर ट्रैंक्विलाइजर, कुछ भी बोल सकते हैं। एंटी साइकोटिक्स मेनली हमारे D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी देते हैं। तो फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एक होता है डोपामिन हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। क्या है कि हमने बोला कि डोपामिन की ओवर एक्टिविटी है लिम्बिक एरिया में। लिम्बिक एरिया हमारा किस में मेनली इन्वॉल्व होता है? हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर। तो और डोपामिन हमारा D2 रिसेप्टर पे काम करता है और वो हमारा G प्रोटीन इनिबिटरी वाला रिसेप्टर है, ठीक है, GI रिसेप्टर होता है। तो क्या होता है कि हमारे जो एक्शन पोटेंशियल है उसको इनहिबिट करता है। अब एक्शन पोटेंशियल हमारा इनहिबिट होगा तो लिम्बिक सिस्टम का इफेक्ट कम होगा, तो इसको हम कहते हैं ब्लंटिंग ऑफ इफेक्ट, मतलब हमारे थॉट प्रोसेस कम हो जाएगा, हमारा इमोशंस कम हो जाएगा। दोबारा बताती हूँ कि डोपामिन हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया है क्या। हम कह रहे हैं कि हमारी डोपामिन की एक्टिविटी बढ़ रही है लिम्बिक सिस्टम में। लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है हमारे इमोशंस और बिहेवियर में। डोपामिन हमारा D2 रिसेप्टर पे GI वाला काम करता है, मतलब G इनिबिटरी, मतलब इनिबिटरी इफेक्ट दिखाएगा, तो वो एक्शन पोटेंशियल को हमारा इनिबिट करेगा, मतलब लिम्बिक सिस्टम का काम नहीं बनेगा, तो इसको हम ब्लंटिंग ऑफ इफेक्ट कहते हैं।
थॉट प्रोसेस कम हो जाएगा और इमोशंस हमारे कम हो जाएगी, तो इसको हम इमोशनल क्वाइटनिंग भी कहते हैं। और एंटीमेनिक का हम बाद में देखेंगे, वो मेनली हमारे मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं जो कि हमारी मेनिया और डिप्रेशन दोनों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बीच की कंडीशन बनाए रख सकते हैं, तो ये मूड स्टेबलाइजर हुए। फिर हम आते हैं ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे, न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 इसकी क्लासिफिकेशन है। 1 2 3 4 टिपिकल है और 5 एटिपिकल है। अब टिपिकल और एटिपिकल में फ़र्क क्या है कि जो हमारे टिपिकल होते हैं वो हमारे D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, उनमें हाई D2 एफिनिटी होती है और ये शिज़ोफ्रेनिया के लिए सेकंड लाइन ड्रग्स है। अब सेकंड लाइन ड्रग्स है वो मैं बाद में बताऊंगी, बट अभी के लिए आप याद रखिए कि वो सेकंड लाइन ड्रग्स है। अब ये जो हमारे टिपिकल वाले हैं जैसे फिनोथाइजीन्स, ब्यूटायरोफिनोन्स, थायोजैंथीन्स और बाकी हेट्रोसाइक्लिक्स, ये भी दो तरीके से में डिवाइड हो सकते हैं, वो है हाई पोटेंसी और लो पोटेंसी। तो लो पोटेंसी वाले के पास जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है ना D2 रिसेप्टर के लिए वो थोड़ा कम है, मतलब कि वो D2 से थोड़ा सा कम बाइंड करेगा और बहुत सारे रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है, तो इट कैन बाइंड टू अदर रिसेप्टर्स ऑल्सो। तो जो मेनली जो लो पोटेंसी वाले ड्रग्स होते हैं वो हाईली सेडेटिव होते हैं, और जो हाई पोटेंसी वाले होते हैं क्योंकि उनमें मोर एफिनिटी है D2 रिसेप्टर के लिए, तो फिर वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम शो करते हैं। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम होता है, अब वो क्यों होता है? क्या होता है कि जैसे हमारे जो ये ड्रग्स है, ये सारे टिपिकल वाले, इनका काम क्या है? डोपामिन को कम करना है ना, क्योंकि हमारा शिज़ोफ्रेनिया किससे कॉज हो रहा है? डोपामिन ओवर एक्टिविटी। तो इन ड्रग्स का क्या काम है? डोपामिन को कम करना। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्रेन में सिर्फ एक ही जगह डोपामिन है, हमारे लिम्बिक सिस्टम में है, हमारे बेसल गैंग्लिया में भी है, हमारे वॉमिटिंग सेंटर में भी है उसके रिसेप्टर्स। तो क्या होगा कि ये हमारी D2 की बाइंडिंग कम कर देगा लो डोज पे भी। कौन? हाई पोटेंसी वाले। तो जो हाई पोटेंसी वाला है क्योंकि उनके पास एफिनिटी D2 रिसेप्टर्स की बहुत ज़्यादा है, तो कम डोज पे भी वो बहुत ज़्यादा अपना काम कर सकते हैं, D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हैं नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में, बेसल गैंग्लिया में। इससे हमारे पार्किंसन वाले इफ़ेक्ट्स भी दिखाई देंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम भी हो सकता है और हाई पोटेंसी में ज़्यादा चांसेस होते हैं। और क्या डिफ्रेंशिएशन है कि जो हमारे जो लो पोटेंसी वाले हैं वो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है। तो एग्जांपल्स कौन से लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी के? हाई पोटेंसी के एग्जांपल्स है ट्राइफ्लूपेराजीन, फ्लूफेनाजीन और हैलोपेरिडोल। ठीक है, ये हमारे हाई वाले हैं। और जो लो पोटेंसी वाले हैं उनका हमारा एग्जांपल है योरपोमाजीन मतलब CPZ, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, थायराइडाजीन, और ये ज़्यादा सेडेशन करते हैं। और जो हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो हमारे हाई पोटेंसी में दिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और पॉइंट कि हमारी CTZ एरिया प्रोस्ट्रमा, जो जिसको हम एरिया प्रोस्ट्रमा भी कहते हैं, जो वॉमिटिंग सेंटर है, उस पर हमारा ये इफेक्ट दिखाता भी है क्योंकि इधर भी D2 रिसेप्टर्स है और ये ड्रग्स उन पर भी एक्ट करते हैं एक्सेप्ट थायराइडाजीन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन होता है, लिम्बिक सिस्टम और मीजोकॉर्टिकल एरियाज पे ये काम करता है। ड्रग्स विच, और हमें पता कैसे चला कि जो ड्रग्स डोपामीन की एक्टिविटी बढ़ा रही थी ना, एम्फेटामीन, लीवोडोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन, उन्हीं से हमारा शिज़ोफ्रेनिया हो रहा था। तो इसलिए हम समझे कि यार ये डोपामीन की हाइपर एक्टिविटी की वजह से शिज़ोफ्रेनिया हो रहा है, इसको कम करना पड़ेगा। डोपामीन की हाइपोथेसिस मैंने आपको बता दी कि कैसे लिम्बिक सिस्टम में होता है काम, और वो GI होता है, एक्शन पोटेंशियल को कम करता है, ब्लंटिंग ऑफ इफेक्ट होता है, थॉट प्रोसेस कम हो जाता है, इमोशंस कम हो जाते हैं। तो ब्लॉकेड ऑफ DA ओवर एक्टिविटी इन लिम्बिक एरिया, ये हमारा एंटी साइकोटिक इफेक्ट है। और अगर बेसल गैंग्लिया में है तो फिर पार्किंसोनियन इफेक्ट्स हमें दिखाई देंगे, क्योंकि पार्किंसन हमारा कैसे होता है? जब हमारी डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम डोपामीन को यहाँ पे कम ही कर रहे हैं। जब डोपामीन कम हो जाएगा तो हमारे पार्किंसन वाले इफेक्ट्स दिखाई देंगे।
आपको पता होना चाहिए सारे ड्रग्स के नाम, और ये पता होना चाहिए कि वो हाई पोटेंसी या फिर लो पोटेंसी, और फिर उसके हिसाब से आप लिख देना। अगर लो पोटेंसी है तो हमारा सेडेशन ज़्यादा होगा, हाई पोटेंसी है तो हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम ज़्यादा होगा। तो थायराइडिज्म के बारे में देखें तो वो लो पोटेंसी होता है, लीस्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं इसके, और एडवर्स इफेक्ट क्या है, कार्डियक अरिथमियास, मेल सेक्सुअल फंक्शन इम्पेयरमेंट और रेटिनल या फिर आई डैमेज। जो बाकी ट्राइफ्लोपेराजीन, फ्लूफेनाजीन और ये हमारा हैलोपेरिडोल, ये सारे हमारे हाइपोटेंसी वाले ड्रग्स हैं, तो इनमें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम बहुत ज़्यादा दिखेगा। फिर आते हैं हम हमारे ए टिपिकल या फिर सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स पे। वो हम सारे हमारे थे टिपिकल वाले, और ये ए टिपिकल। अब हम इन ए टिपिकल को ए टिपिकल कहते क्यों? क्योंकि जो टिपिकल का काम था वो था D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना, लेकिन जो ए टिपिकल होते हैं इनका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा हटके है। ये हमारे 5-HT2A पे रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, मतलब जो सेरोटोनिन 2A रिसेप्टर्स है उनके लिए ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं। और इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है कि प्रोलैक्टिन इंक्रीज करेगा, मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे जैसे हाइपरग्लाइसीमिया, डिसलिपिडीमिया, और इससे वेट गेन भी होगा। तो ये हमारे एडवर्स इफेक्ट्स है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इनके डिटेल में देखें तो पहला है हमारा क्लोज़ापिन। क्लोज़ापिन हमारी मोस्ट इफेक्टिव बट मोस्ट टॉक्सिक ड्रग है। क्या करता है, वीक D2 ब्लॉकिंग एक्शन है, और इसलिए इसका एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम कम है क्योंकि वीक D2 ब्लॉकिंग एक्शन है। टार्डिव डिस्काइनेशिया भी हमारा रेयर है, प्रोलैक्टिन लेवल इतना राइज नहीं होता। शिज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम दोनों को ठीक कर देता है, तो इसलिए मोस्ट इफेक्टिव कहलाता है। तो फिर हम मोस्ट टॉक्सिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे हायर इंसिडेंस ऑफ ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, तो इसलिए हमें पूरे ल्यूकोसाइट काउंट को मॉनिटर करते रहना पड़ता है। वेट गेन है, हाइपरलिपिडीमिया है, डायबिटीज़ को प्रेसिपिटेट कर देता है, सीजर्स है, सेडेशन मोस्ट कॉमन ये हमारा साइड इफ़ेक्ट है इसका, अनस्टेबल बीपी, टेकिकार्डिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इतने सारे अगर हमारे इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स है क्लोज़ापिन के, तो इसलिए हमने इसको शिज़ोफ्रेनिया के लिए एक रिवर्स ड्रग रख दिया, एक रिफ्रैक्टरी शिज़ोफ्रेनिया वाली कंडीशन के लिए रख दिया कि हम इसको फर्स्ट लाइन में यूज़ नहीं करेंगे क्लोज़ापिन को, और जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब बाकी कोई और ड्रग काम नहीं कर रहा होगा तब हम क्लोज़ापिन देंगे, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इफेक्टिव। तो हम इसको एकदम लास्ट रिजॉर्ट के लिए रखेंगे। ऐसे ही रिस्पेरिडोन क्या करता है, ये हमारा D2 और 5-HT2 रिसेप्टर ब्लॉकेट करता है। जो हमारे ये एटिपिकल वाले हैं ना, ये मेनली तो 5-HT2 रिसेप्टर पे ही काम कर रहे हैं, बट जब हमने थोड़े एक्सपेरिमेंट किया था, हमें बाद में पता चला कि इनके पास वीक D2 एक्शन भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिस्पेरिडोन हमारा इस रिसेप्टर पे ब्लॉक करता है D2 5-HT2। साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन जैसे। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स हमारे कम होते हैं क्योंकि वीक D2 एक्शन है। प्रोलैक्टिन लेवल्स हमारे यहाँ पे राइज हो जाते हैं, एजिटेशन होती है और वेट गेन होता है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक इन एल्डरली। ओलेंजापिन पे आते हैं, ये D2 5-HT2 अल्फा-1 अल्फा-2 मस्कुरानिक H1 रिसेप्टर सब पे काम करता है, और मेनिया के लिए अप्रूव्ड भी हो चुका है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोई क्वेश्चन आए तो बस ये वाले मेन पॉइंट्स लिख देना। फ्यू एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं और थोड़ा सा राइज दिखता है प्रोलैक्टिन में, वेट गेन है, और ग्लूकोज टॉलरेंस बहुत इम्पेयर हो जाता है। किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, ओलेंजापिन। देन ऐसे ही हमारा जिप्रासिडोन भी है, उसमें बहुत कम वेट गेन होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि सबसे कम वेट गेन किस में हो रहा है, तो वो होगा हमारा जिप्रासिडोन। इसके लिए कुछ लोग आंसर करेंगे कि नहीं, जिप्रासिडोन नहीं होता, हमारा एक पाइमावेंसिरिन होता है, लेकिन नहीं, वो हमारे इस क्लासिफिकेशन के अंदर एग्जाम्पल नहीं है। इसलिए अगर क्वेश्चन आया कि एंटीसाइकोटिक्स में सबसे वेट गेन कम कौन करता है, तो जिप्रासिडोन ही आंसर होगा। पाइमावेंसिरिन वैसे बिल्कुल ही नहीं करता क्योंकि उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है D2 पे, इसलिए वो नहीं करता। तो इसलिए अगर मेंशन किया जाता है कि एंटीसाइकोटिक्स में से कौन सा है, तो जिप्रासिडोन आंसर ही होगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपने एडवर्स इफेक्ट्स पे।
तो एडवर्स इफेक्ट्स का क्या कहना है, CNS में तो आपको पता है साइड इफेक्ट्स सबसे मेन साइड इफेक्ट हमारा सेडेटिव इफेक्ट ही है। फिर पोस्चरल हाइपोटेंशन और एंटीकोलिनर्जिक्स, हमारे यहाँ पे रिसेप्टर भी थे ना, तो इसलिए एंटीकोलिनर्जिक्स के एडवर्स इफेक्ट आपको पता ही है, ड्राई माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन हेजिटेंसी। कहीं पे भी आए ड्राई माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन लिखना ही लिखना है एंटीकोलिनर्जिक्स में। एंडोक्राइन में हमने बोला कि प्रोलैक्टिनीमिया को ज़्यादा, प्रोलैक्टिन लेवल को ज़्यादा करेगा, हमें इस प्रोलैक्टिन इंक्रीज की वजह से एमिनोरिया, इनफर्टिलिटी और गैलेक्टोरिया देखना पड़ता है। फिर हमारा आता है मेटाबॉलिक इफेक्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा देता है, डायबिटीज़ करा देता है। अब हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंसेस, ये मेनली हमारे हाइपोटेंसी ड्रग्स में होता है और इसके इफेक्ट्स नंबर 1 पार्किंसनिज्म, जिसमें हमने रिजिडिटी, ट्रेमर, हाइपोकाइनेसिया, मास्क लाइक फीचर्स, शफलिंग गेट, ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में भी जाके देख लेना, जिसमें हमने एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स पढ़े थे। और इसका जो ट्रीटमेंट होगा हमारी सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स करते हैं। फिर हमारा आता है एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, जो मेनली लिंगोफेशियल मसल्स में होगा और इसका भी हमारा जो ट्रीटमेंट है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक से होगा। देन एकथीसिया, इसको हम रेस्टलेसनेस भी कहते हैं, और बेंजोडाइपिन और प्रोपेनोल इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर आता है हमारा मेलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम या फिर न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, रिजिडिटी, इमोबिलिटी, ट्रेमर, हाइपरथर्मिया, सेमी कॉन्शियसनेस, फ्लक्चुएटिंग बीपी, हार्ट रेट। ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम का सबसे गंदा वाला इफेक्ट है। कौन, मेलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि इसको रिजिडिटी है, ट्रेमर है, फीवर है, तो आपके दिमाग में मेलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम आना चाहिए। और इसका हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इंट्रावेनस डेंट्रोलिन। फिर आता है हमारा टार्डिव डिस्काइनेसिया, ये हमारा सबसे अलग है, ये सारे EPS सिंड्रोम में सबसे अलग है क्योंकि ये विड्रॉल के बाद आता है, ये बहुत लेट आता है। और फिर हमारा नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट है वेट गेन भी होता है। नेक्स्ट हम आते हैं एंटीमेनिक एंड मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स पे, जो हम बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं। तो मेन हमारे यहाँ पे लिथियम कार्बोनेट होता है, जो कि एक मोनोवेलेंट कैटायन है, Li+। और इसमें इसका मैकेनिज्म कैसा है कि तो 3 तरीके से हमारा लिथियम यहाँ पे काम करता है। या तो ये ऑल्टर कर देगा सिग्नल ट्रांजैक्शन को और आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेट को इनहिबिट करेगा, GSK3 मतलब ग्लाइकोजन सिंथेसिस काइनेज 3 आइसोफॉर्म्स को इनहिबिट करेगा। सेकेंड है कि इलेक्ट्रॉन और आयन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमारे सोडियम आयन को रिप्लेस करता है, उसको मिमिक करता है। और थर्ड है हमारा लास्ट की वो नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन को हमारा जो रिलीज़ है उसको इनहिबिट करेगा, उसको डिक्रीज़ करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं ये वाली इमेज, जिससे हमारा पूरा मैकेनिज्म पता चल जाएगा हमें लिथियम का। तो क्या हो रहा है कि जो हमारा लिथियम है ये आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट कर रहा है और आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज एंजाइम की मदद से कर रहा है। तो क्या होगा कि जो आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेट है, जो हमारा आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेट है, ये आइनोसिटोल में, फ्री आइनोसिटोल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो लिथियम यहाँ पे अपना इफेक्ट डाल रहा है और आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज एंजाइम से हमारा आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेट को आइनोसिटोल में कन्वर्ट होने नहीं दे रहा। अब आइनोसिटोल नहीं बनेगा तो हमारा फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल फॉस्फेट नहीं बनेगा, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल बाइफॉस्फेट नहीं बनेगा। और ये हमारा रॉ मटेरियल होता है सिग्नल ट्रांजैक्शन के लिए। ये नहीं होगा तो आगे सिग्नल नहीं जाएगा, IP3DAG नहीं बनेंगे और हमारा रिस्पॉन्स प्रोडक्शन नहीं होगा। तो सिर्फ ये करने के लिए हमारा लिथियम यहाँ पे काम करता है। एक क्वेश्चन आता है कि लिथियम हैज़ नो इफेक्ट ऑन पीपल नॉट सफरिंग फ्रॉम मेनिया, ये नॉर्मल लोगों में लिथियम ऐसे काम क्यों नहीं करता। तो lithium may ignore normally operating receptors but search out and selectively, though indirectly, dampen signal transduction in the overactive receptors functioning through phosphatidyl inositol hydrolysis। तो उसको ऐसे तो कुछ पता नहीं है इतना, लेकिन वो सर्च आउट कर लेता है कि यार ये कौन कौन से जो ओवर एक्टिव रिसेप्टर्स है ये ऐसे सिग्नल ट्रांसडक्शन कर रहे हैं, तो उस सिग्नल ट्रांसडक्शन को ये डैम्पन कर देता है, कम कर देता है और ये अपना ये फॉस्फेटाइल आइनोसिटोल का जो हाइड्रोलिसिस है उसको रुकता है।
फिर हम आते हैं एक्शंस पे, इस जो इसके अदर एक्शंस है। तो लिथियम हमारा ADH का एक्शन भी कम करता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से इंसुलिन लाइक एक्शन होता है, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ल्यूकोसाइड काउंट इंक्रीज हो जाता है और थायराइड हार्मोन्स का रिलीज ये इनहिबिट करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि और एब्जॉर्ब तो ये ओरली बहुत अच्छे से हो रहा है लेकिन एकदम स्लोली, तो इसका स्लो या फिर लेट ऑनसेट ऑफ एक्शन है। 80% ये वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे सोडियम होता था ना, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था फिजियोलॉजी में, वैसे लिथियम भी हो जाता है। टी हाफ है इसका 16 से 30 आवर्स के बीच, 24 के करीब ले लो। देन इसका सेफ्टी मार्जिन बहुत कम होता है, तो इसकी TDM करनी पड़ती है, तो मतलब थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और सीरम लिथियम लेवल जो है वो हम 12 आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज चेक करते हैं, मेजर करते हैं, जिससे हमें एक स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन मिले। तो ऑप्टिमम मेंटेनेंस थेरेपी के लिए हम 0.5 to 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कंसिडर करते हैं। और जो हमारे एक्यूट मीनिया वाले होते हैं उसमें 0.8 to 1.1, और अगर हमारी टॉक्सिसिटी हो रखी हो तो सीरम लेवल्स जो होते हैं वो 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं। अगर वो 2 से ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं तो हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाता है, कार्डियक टॉक्सिसिटी। तो एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, माइल्ड डायरिया, पॉलीयूरिया, ट्रेमर्स, सीनस टॉक्सिसिटी, वॉमिटिंग, डायरिया, एल्ब्यूमिन्यूरिया, हाइपोटेंशन, कार्डियक अरिथमियाज, ये सब है। ट्रीटमेंट में ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन प्रमोट डी लिथियम एक्सक्रीशन। और अगर 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा है तो हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा। फिर और क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस कर देता है, T3 को कम कर देता है तो गोइटर हो जाता है। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि फीटल गोइटर और अदर कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ कर देता है। टी वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको रिड्यूस कर देता है। फिर आते हैं इंट्रैक्शंस में डायूरेटिक्स के साथ क्या होता है कि सोडियम का लॉस प्रमोट हो रहा है, तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और लिथियम दोनों बढ़ जाएंगे, इससे प्लाज्मा लेवल्स ऑफ लिथियम बढ़ जाएगा। अब क्योंकि सोडियम लॉस होते जा रहे हैं तो फिर लिथियम का थोड़ा सा रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगा, तो 25% रिटेंशन यहाँ पे हो जाता है डायूरेटिक्स के इंटरेक्शन के साथ। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन, एनसेड्स और ACE इनहिबिटर, ये हमारे लिथियम रिटेंशन ये भी कराते हैं। न्यूरोलेप्टिक्स का पोटेंशिएशन होता है लिथियम की वजह से, तो न्यूरोलेप्टिक्स अच्छे से काम कर सकता है, इसलिए हमारा लिथियम एक एड ऑन की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। तो हम न्यूरोलेप्टिक्स की जो ड्रग्स देते हैं उसमें हम लिथियम को भी उसके साथ जोड़ के दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। एक्यूट मेनिया, ये हमारे सारे आगे अब करेंगे हम यूजेस। एक्यूट मेनिया में यूज़ होता है ये, लेकिन एक्यूट मेनिया क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है तो वहाँ पे लिथियम इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि लिथियम एक स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन वाला ड्रग है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है वो बेंजोडाइज़ेपिन है, जैसे क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम। और जब हम बेंजोडाइज़ेपिन दे देंगे तब हम लिथियम ऐड करेंगे, फिर हम वैल्प्रोइड देंगे, फिर हम लिथियम थेरेपी को मेंटेन करेंगे। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है एक्यूट मेनिया का ट्रीटमेंट का। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर्स के भी प्रोफाइलैक्सिस में ये हेल्प करता है, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं एंटी मेनिक। फिर और आता है हमारा ऑल्टरनेटिव्स। अब अगर लिथियम नहीं काम करे तो लिथियम की जगह हम कुछ और दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। सोडियम वैल्प्रोइड, कार्बामेजेपिन और लैमोट्रिजिन, ये तीनों हमारे एंटी एपिलेप्टिक्स है। ये भी हम कर चुके हैं लेक्चर में, मैं एंड वीडियो के एंड में मेंशन कर दूँगी, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो वैल्प्रोइड इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, क्यों? क्योंकि वो लिथियम से तेज़ काम करता है, उसका फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है, इसलिए वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गया। पेशेंट विद रैपिड साइक्लिंग पैटर्न में पर्टिकुलरली बेनिफिट फ्रॉम वैल्प्रोइड थेरेपी। जिन पेशेंट्स में रैपिड साइक्लिंग पैटर्न होता है, ये कंडीशन होती है, तो फिर उनमें वैल्प्रोइड थेरेपी बहुत काम आती है। नेक्स्ट कार्बामेजेपिन, वो हमारा लिथियम और वैल्प्रोइड दोनों से लेस इफेक्टिव है। लैमोट्रिजिन, ये मेनली हमारे डिप्रेशन में काम आता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बाइपोलर डिप्रेशन की नहीं, बाइपोलर डिसऑर्डर की बात कर रहे थे तो लिथियम वैल्प्रोइड बेटर आंसर होते। फिर आता है हमारा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, ये भी एंटीसाइकोटिक्स भी हमारा एक ऑल्टरनेटिव जैसे काम कर सकता है। ओलांजापिन, रिस्पेरिडोन, एरिपिप्राजोल, क्वेटापिन, ये सारे हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स है एक्यूट मेनिया के लिए। जो हमारी एरिपिप्राजोल हमारा जो है वो रिसेंटली एमर्ज हुआ है फेवर्ड ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। देन हम आते हैं PBQ पे। PBQ क्या कह रहा है कि अ 25 ईयर ओल्ड मेल
diagnosed as a case of schizophrenia on the basis of disturbed thinking, inappropriate talking and behavior, restlessness, burst of temper, anxiety, poor self care, disturbed sleep, delusional belief, occasional auditory hallucination. He was treated with tablet haloperidol 5 mg once daily at bedtime. The dose was increased to 7.5 mg daily in the second week and to 10 mg daily in the third week. His symptoms gradually subsided and he appeared more calm and organized. However, in the fifth week, his family members reported that his restlessness has reappeared. He keeps pacing around in the room but is not aggressive or combative. On questioning, that the patient admitted an uncontrollable urge to move around and that he feels uncomfortable in remaining still. He is not worried or anxious but has difficulty in falling asleep. तो हमें इस क्वेश्चन से मेन पॉइंट्स क्या नज़र आए? शिज़ोफ्रेनिया था, फिर हैलोपेरिडोल दी. हैलोपेरिडोल हाइपोटेंसी ड्रग होती है. एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम ये कॉज करती है. एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम का एक बहुत मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है जो कि है हमारा एकिथीजिया. एकिथीजिया में क्या होता है कि जो हमारा बंदा है वो हमारा एकदम सिट स्टिल नहीं कर सकता, उसे घूमना है ही है. ठीक है, तो ये एक्यूट मीनिया वाली कंडीशन होगी, रेस्टलेसनेस वाली कंडीशन होगी. तो क्या होगा कि व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द मोटर रेस्टलेसनेस, क्योंकि वो स्टिल नहीं बैठ पा रहा, तो एकिथीजिया होगी. शुड द डोज ऑफ हैलोपेरिडोल बी इंक्रीज, डिक्रीज, शुड इट बी चेंज्ड? नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, उससे कोई और साइकोसिस वाले इफ़ेक्ट्स वापस नहीं आ रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा हम हैलोपेरिडोल को रिप्लेस कर सकते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक से, क्योंकि वो हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम शो नहीं करते. ठीक है, तो वो हमारे एडवर्स इफेक्ट कम कर सकते हैं. शुड एनी ड्रग बी गिवन टू रिलीव द कंडीशन? अब क्योंकि रेस्टलेसनेस मतलब हमारा एक्यूट मेनिया वाली कंडीशन होती है, तो इसमें हम बेंजोडाइपिन दे सकते हैं. एकिथीजिया को भी ट्रीट करने के लिए हम बेंजोडाइपिन दे सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे वो ड्रग ऑफ चॉइस हो सकते हैं, ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है. तो यहाँ पे हम चैप्टर ख़त्म करते हैं. आई होप आपको समझ आया हो. टेलीग्राम लिंक जो मैंने दे रखा है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए. जैसे ही 50 क्रॉस करेगा मैं आपको एक अच्छी सी PDF दूंगी, तो प्लीज़ उस लिंक को ज्वाइन करिए एंड लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.